हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट पाषाण काल, स्टोन एज। ये हमारी हिस्ट्री का सबसे पहला टाइम होता है जब मनुष्य सरवाइव करता है। किसके सहारे? पत्थरों के सहारे। वो अपनी दिनचर्या चलाता है, अपने शिकार करता है, तो किसके सहारे करेगा? क्योंकि उस टाइम तक तो कोई मेटल था नहीं, तो वो करेगा स्टोन। इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है स्टूडेंट्स। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे? पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ से कई बार होता है कि पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, लेकिन यहाँ पर हमने इंग्लिश बनाई क्या? पैलियो का मतलब लैटिन भाषा में होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब लैटिन भाषा में होता है स्टोन। तो इसका मतलब पुराना पत्थरों का काल है। ठीक है, तो ये काल कब से कब है? 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी हम पहले ही बात कर लें कि किसी भी हिस्ट्री के अंदर टाइम देखा जाता है कब से, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है उसका? काल। तो वो काल हमें पता लग गया, लेकिन ये निर्धारित किससे किया जाता है? यानी जीवाश्म की जो आयु का पता लगाया जाता है किससे? तो हमारे दिमाग में होता है रेडियो कार्बन डेटिंग, और कौन सा? कार्बन 14 के द्वारा पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत साइंस पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि रेडियो जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन 14 60,000 वर्ष पुरानी चीज़ों की ही आयु पता लगा सकता है। इसकी लिमिटेशन है कि ये किससे पता लगा सकता है? 60,000, मतलब आज की भी चीज़ के बारे में बता सकता है। ये ज़्यादा कितनी पुरानी? 60,000। लेकिन हम इतिहास कौन सा पढ़ लेते हैं? 30 लाख ईसा पूर्व। इसलिए कहा जाता है पुरानी से पुरानी चीज़ों को, या सबसे पुरानी चीज़ों की जो आज तक की पता है, उनके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों को ज़्यादातर क्या याद होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग। वो उनको मिल जाता है, वो उसको भर देते। लेकिन ये अगर ज़्यादा पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, या पूरा पाषाण काल का टाइम किस विधि से लिया गया है उसकी बात कर रहा है, तो आपको रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं भरेंगे। ये आपने रेडियो कार्बन डेटिंग कहाँ देखा है, कहाँ पर पढ़ा है? आपने सिंधु सभ्यता के काल में पढ़ा होगा इसको, कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है, और वो किससे? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। लेकिन पाषाण काल तक तो ये चीज़ पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए दिक्कत है। तो ये डेट नहीं दे सकता, तो हम आंसर क्या भरेंगे? पोटेशियम ऑर्गन। पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग क्या भरेंगे? पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। इसमें पोटेशियम ऑर्गन का मतलब क्या है? K40। पोटेशियम क्या है? K40 विघटित होकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। कौन सा? 40। तो क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन बनाकर क्या करेगा? 40 बताएगा। इसलिए इसका नाम आया पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। इस तरह से एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको पता होनी जरूरी है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी हमारा गलत ना रहे। ये सभी चीज़ें हैं, आज एसएससी लेवल पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल को हमने कितने हिस्सों में बांटना है? 3। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, या इसको उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है।
अब ये क्या है, ये यहां पर यू आएगा। ये क्या है, एलपी। एलपी का मतलब क्या है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। तो 3 हिस्सों में बांटना है। यहाँ ध्यान देना, कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, ये मध्य और ये मध्य, ये मध्य पूरा पाषाण काल है, वो मध्य पाषाण काल है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मध्य देखते ही कोई भी आंसर भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये साथ में इसीलिए दिखाया गया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मध्य पूरा पाषाण काल है और वो मध्य पाषाण काल है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज और उसको बोल रहे हैं मेसोलिथिक एज। इसमें पैलियोलिथिक नहीं आता, तो इस तरह से वो अलग है। ये सारे काल खत्म होने के बाद टाइम ये अलग आएगा, तो वहाँ पर हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसको उच्च पूरा पाषाण काल भी कहा गया है। सबसे पहले क्या देखें, संस्कृति। क्वेश्चन किस पे आता है बच्चों, संस्कृति। तो तीनों टाइम की संस्कृति क्या थी, कल्चर क्या था। कल्चर क्या होता है, व्यवहार। ये किस तरह का व्यवहार करते थे, कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या किस तरह से अपना जीवन चलाते थे, उसको बोलेंगे हम संस्कृति। यानी कि एक व्यवहार क्या था इनका, कल्चर क्या था। तो यहाँ पर चॉपर, चॉपिंग, पेबुला, संस्कृति। तो यहां पर क्या कहेंगे, चॉपर, चॉपिंग, पेबुला, संस्कृति थी यहाँ पर। तो ये कौन से काल की थी, निम्न पूरा पाषाण काल की व्यवस्था थी, चॉपर, चॉपिंग, पेबुला, संस्कृति। अब यहां पर आती है क्या, फ्लैग कल्चर। फ्लैग कल्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर सल्क, सल्क संस्कृति। कौन सी संस्कृति, सल्क संस्कृति। फिर इस काल में आएगी फ्लिंट, जिसको हम ब्लेड भी कह देते हैं, ब्लेड, फ्लिंक यानी कि ब्लेड, या इसको हिंदी में बोलते हैं फ्लक संस्कृति। तो 3 संस्कृतियां हैं, याद रखनी है। निम्न पूरा पाषाण काल में कौन सी संस्कृति आई, चॉपर, चॉपिंग, पेबुला, संस्कृति। और मध्य पूरा पाषाण काल में क्या थी, फ्लैक यानी कि सल्क संस्कृति। और फिर क्या आती है, फ्लिंट यानी कि फ्लक या ब्लेड संस्कृति। इस तरह से हमारे को पता लग गया कि तीनों संस्कृतियां क्या है। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सी संस्कृति आएगी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होने वाले हैं एसएससी के लिए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन कर पाए। अब यहाँ पर हम संस्कृति समझ गए, वही इनमें कौन सी संस्कृतियाँ होती हैं। अब हम करेंगे क्या, औजार। औजार यानी कि टूल्स। किस काल के कौन से टूल्स थे, औजार थे, उन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मनुष्य ने सबसे पहले एक औजार का यूज किया जिसको बोलते हैं हैंड एक्स। क्या बोलते हैं, हैंड एक्स। इसको बोलते हैं हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। तो ये हैंड एक्स संस्कृति व्यवस्था बनती थी, हैंड एक्स के बारे में भी बात की जाती है। एक था यहाँ पर कलीवर, और इस टाइम का औजार क्या था, कलीवर। कौन सा बच्चों, कलीवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक औजार आया हैंड एक्स एंड कलीवर। और देखते हैं, फिर नाम से ही था चॉपर, चॉपिंग, ये संस्कृति भी थी और औजार के नाम भी थे। चॉपर को हम क्या बोलते हैं, गंडासा, ठीक है। और चॉपिंग को हम क्या कहते हैं, खड़क, खंडक। क्या बोलेंगे, खंडक। और क्या था हमारे पास, पेबुला,
ठीक है, पेबुला। इस तरह की हमारे पास एक संस्कृति थी। ये औजार माने जाते हैं किस टाइम के? निमन पुरा पाषाण काल के टाइम के औजार थे। फिर हमारे पास औजार चेंज होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? स्क्रैपर, जिसको हम खुरचनी भी कहते हैं। स्क्रब करने वाला, चीज़ों को हटाने वाला, जैसे पेड़ों की छाल को या खाल को हटाना है, जो पशु हैं उनके चमड़े को साफ करना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती थी? स्क्रैपर। और यहाँ पर एक नए नाम आया, ब्लेड। स्क्रैपर क्या होता था? स्क्रैपर होता था स्टूडेंट्स, जो पानी के बहाव के कारण कुछ पत्थरों के अंदर एक हिस्सा नुकीला हो जाए, उसको स्क्रैपर के रूप में यूज किया जाता था। उसको बोलते थे हम खुरचनी, या फिर आए ब्लेड। ब्लेड का मतलब ही यहाँ पर क्या है? एक किस्म से वो ब्लेड की तरह यूज होना स्टार्ट होते। सही मायने में वो ब्लेड संस्कृति यहाँ पर स्टार्ट होगी, क्योंकि एक तरफ के हिस्से जो है वो स्क्रैपर या थोड़ा सा ब्लेड के रूप में यूज होंगे, और फ्लिंट जो संस्कृति थी उसमें दोनों हिस्से ही क्या किए जाएंगे? नुकीले कर दिए जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर चलती है। तो हमने क्या समझ में आया? स्क्रैपर और ब्लेड। और इस टाइम के थे वेदनी, वेदनी, छेदनी। तो ये दो औजार और भी थे जो आपको सुने होंगे। वेदनी को हम क्या बोलते हैं? बोरर। और ये क्या था? पॉइंट। बोरर एंड पॉइंट। अब बोरर क्या है? आपने सुना होगा कि हम क्या करवाते हैं, जमीन में से पानी निकालने के लिए बोर। तो हम उसमें क्या नहीं कर सकते? छेद नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे बोर कर देंगे, जिससे आज हमारी ड्रिल मशीन, और आज हम इसी से, अगर यहाँ पर मनुष्य ये सारी चीज़ें नहीं सीखता तो आगे हम आज पृथ्वी की इतनी गहराई से हम पानी नहीं निकाल पाते। तो हमने किसका यूज किया? बोरर। दीवार के अंदर हम छेद नहीं कर सकते, हम उसको वेद सकते, इसलिए हमने ड्रिल मशीन ली, ताकि हम उसमें कोई व्यवस्था से कील या कुछ लगाकर उसमें हम उसको यूज कर सके। नहीं तो छेदनी क्या होती है? पॉइंट, जैसे बर्फ तोड़ने का सुआ, तो वो क्या है? एकदम से उसको छेद देगा, लेकिन हमें कोई हार्ड चीज़ों में से भी क्या करना होगा? सुराख करना है, छेद करना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेदनी। ये किस टाइम पे सीखा मनुष्य ने? मध्य पूरा पाषाण काल। तो इस तरह से मनुष्य ने यहाँ पर इन औजारों का प्रयोग किया। आगे चलते हैं। आगे क्या आया? यहाँ पर मेन आया, यहाँ पर ब्लेड। यहाँ ब्लेड क्यों कहते हैं? ये दोनों हिस्से इसके क्या थे? नुकीले थे। जैसे हम लेके आते थे ब्लेड शेविंग करने के लिए, जिसके दोनों हिस्से क्या थे? नुकीले थे। इसलिए यहाँ पर मेन ब्लेड संस्कृति आई। यहाँ तो सिर्फ क्या था? पानी के द्वारा जो क्या हो गया? एक हिस्सा नुकीला हुआ। यहाँ थोड़ा सा उसने करने की कोशिश की। यहाँ मनुष्य ने खुद अपने औजारों को नया रूप देना स्टार्ट किया और दोनों हिस्से नुकीले बनाकर एक ब्लेड तैयार किया। इसको ही फ्लिंट या ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। फिर आता है एक ब्यूरिन। ब्यूरिन, ब्यूरिन एक क्या है? एक तरफ जिसका हिस्सा नुकीला हो उसको ब्यूरिन, यानी कि क्या बोलेंगे? तक्षणी। क्या कहा जाएगा? तक्षणी। ब्यूरिन या तक्षणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस टाइम पर कुछ हड्डी के औजार भी मिले हैं। यहाँ पर हड्डियों के और पशुओं के सींग के औजार बनाए गए। इस तरह से एक नई व्यवस्था यहाँ पर जन्म लेती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखा संस्कृति कौन सी थी, फिर हमने देखा कि कौन से औजारों का मनुष्य यूज करता था। इस तरह से हम इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये औजार किस काल का है। ठीक है,
तो हम बता सकते हैं, या क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बताइए मध्य पाषाण का औजार कौन सा नहीं है, मध्य पूरा पाषाण या निम्न पूरा पाषाण। तो इस तरह से टाइम बदला, किसकी वजह से, नई चीज आई। अब बात करते हैं हम पत्थर कई देर से कर रहे हैं, तो मनुष्य ने किस पत्थर का यूज सबसे पहले किया। तो हम क्या नाम लेते हैं उसका, चकमक पत्थर। कौन सा पत्थर का यूज हुआ इस काल में, चकमक पत्थर, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, क्वार्टरजाइट। ठीक है, तो क्वार्टरजाइट का प्रयोग करता है। इस टाइम पर भी मनुष्य क्या करता है, क्वार्टरजाइट। इसके लास्ट फेज में कुछ पत्थर चेंज होना स्टार्ट होते हैं, जैसे जैस्पर, चस्ट। यहां पर मेन पत्थर माने जाते हैं जैस्पर और चेस्ट। पत्थरों का प्रयोग किया मनुष्य, क्लियर है। इसको सिस्ट भी कहा जाता है, सिस्ट। इस तरह से ये पत्थरों का यूज हुआ। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, ज्वालामुखियों से बने हुए थे, ये नरम पत्थर थे, औजार बनाने में भी दिक्कत आती थी, औजार जल्दी खराब भी हो जाते थे, इसलिए मनुष्य ने इस काल में नए पत्थरों का यूज किया। ऐसा नहीं है कि उसने क्वार्टरजाइट को बिल्कुल छोड़ दिया हो। अगर वो क्वार्टरजाइट छोड़ देता या चकमक पत्थर छोड़ देता तो अग्नि का आविष्कार नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस काल में मनुष्य क्या करता है, आग की खोज करता है। किसकी खोज की स्टूडेंट्स, आग की खोज। अब आग की खोज कोई अचानक मानी जाती है कि वो चकमक पत्थर रगड़ रहा था। हमें बताया गया है, एनसीईआरटी की बुकों में भी बताया गया है कि पत्थर रगड़ रहा था टाइम पास करने के लिए, और कुछ पत्तियां थी जो नीचे सूखी हुई थी और उनमें आग लग जाती थी। लेकिन नए इतिहासकार कुछ और भी बहुत कहते हैं कि आग का आविष्कार अचानक नहीं हुआ, मनुष्य इस काल में आग के बारे में जानता था। ठीक है, लेकिन जानते हुए भी वो क्या कर रहा था, कच्चा मांस खा रहा था, क्योंकि उसको उसका प्रयोग नहीं आता था। ठीक है, यहाँ आग की खोज क्यों मानी जाती है, क्योंकि उसने अपने हाथों से आग उसके हाथों से जली या वो जला पाया। ठीक है, लेकिन पहले आग किसने दिखाई, प्रकृति ने। क्योंकि आज भी हम क्या पढ़ते हैं कि उस जंगल में आग लग गई, तो किसकी वजह से आग जंगलों में आग लगती है, जंगलों में आग लगती है फोटो बर्निंग, सूर्य की हीट की वजह से आग लगती है। कभी आज हम पढ़ते हैं अमेजन के जंगलों में आग लग गई, कभी पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया, कभी पढ़ते हैं हम उत्तराखंड के जंगलों में आग लग जाती है। तो वहाँ आग किसकी वजह से लगती है, तो जो सूर्य की हीट ज़्यादा होने के कारण उसको हम बोलते हैं फोटो बर्निंग। इसलिए कह सकते हैं प्रकृति ने मनुष्य को आग के बारे में दिखाया, लेकिन वो आग को समझने लग गया किस काल में, पूरा पाषाण काल में। या कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, यानी कि उतरते हुए पूरा पाषाण, ये उच्च पूरा पाषाण, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि की खोज कर ली थी। ध्यान रखना है, कई बार बच्चे भर देते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि की खोज की। नहीं, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग सीखा। कैसे, जो कच्चा मांस है उसको पकाकर खाना, अपनी रक्षा करना किससे, पशुओं से। तो इस तरह से मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग करेगा किसमें, मेसोलिथिक एज में। लेकिन मनुष्य अग्नि का आविष्कार कर चुका है किसमें, पूरा पाषाण काल में। तो इसमें क्वेश्चन में अंतर आता है, तो उस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करें, पता लगा हमें संस्कृति क्या थी, वो किस तरह के औजारों का यूज करता था। फिर हमने पता लगाया कि वो क्या करता था मनुष्य, कि इस तरह से अपने औजारों को बनाता था, लेकिन उसके पास काम क्या था, तो क्या करता था इस टाइम पे, वो क्या था, आखेटक था, शिकारी। क्या करता था वो, हंटिंग, आखेट करता था, तो शिकारी था वो, तो और कोई काम नहीं था। दूसरा काम एक और करता था, क्या, भोजन संग्रह, भोजन
संग्रह या फूड गैदरिंग, या इसको कहते हैं खाद्य संग्रह। ठीक है, तो वो दो काम करता था। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज में जाता था या कोई और उसका बिजनेस था। सिर्फ क्या करना था उसको, शिकार यानी आखेट, और वो आखेटक था, शिकारी था, और क्या करता था, भोजन का संग्रह करता था। ठीक है, यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है। मध्य पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, आखेट किया और भोजन का संग्रह किया। यहाँ पर जाकर एक थोड़ा सा चेंज आता है, वो आखेटक भी है और साथ में एक नया काम करता है, पशु पालन। तो बहुत बार क्वेश्चन आया कि मनुष्य ने पशुपालन जो स्टार्ट किया था, पशुपालन का बड़े स्तर पर काम करेगा किसमें, मध्य पाषाण काल में, लेकिन इसके अंतिम फेज में वो पशुओं को पालना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो किस पशु को पालेगा, कुत्ता। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पशु पालतू बनाया, कुत्ता। इसलिए कई किताबों में ये होता है कि कुत्ता हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर पूछता है मनुष्य का पहला दोस्त कौन बना, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में जा चुकी है बात, ये भरेंगे, नहीं भरना है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य का पहला दोस्त कौन था। तो पहला दोस्त कौन था, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टोन। क्योंकि मनुष्य ने सरवाइव किया किसके सहारे, पत्थरों के सहारे, और उसका जीवन किसके सहारे चलता है, पत्थरों के। इसलिए कह सकते हैं मनुष्य का पहला दोस्त कौन था, पत्थर था। आज भी पत्थर ही है, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या देखेंगे, पत्थर। इस तरह से कह सकते हैं पत्थर हमारा फर्स्ट फ्रेंड है, लेकिन कुत्ता सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड बना, क्योंकि पत्थर तो अपने आप तो आएगा नहीं, लेकिन कुत्ता हमारी रक्षा कर सकता है। इस काल में जब हम बड़े स्तर पर पशुपालन करेंगे, भेड़ बकरियां इनको भी पालेंगे, तो पशुओं को, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से कह सकते हैं कुत्ता हमारा पहला पालतू पशु है। ठीक है, इस तरह से हमने चीज़ों को समझना है। अब बात आती है कि इनके अवशेष कहाँ से मिले हमें। इस टाइम के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, तो सोहन घाटी, सोहन घाटी, सोहन घाटी है ये पंजाब, हमारा पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब। एक मिलता है बेलन घाटी, यूपी, बेलन घाटी यूपी के अंदर थोड़े बहुत अवशेष मिलते हैं। इस टाइम के मिलते हैं नेवास, महाराष्ट्र। कहाँ मिलेंगे, नेवास, महाराष्ट्र। और यहाँ पर मिलेंगे इनाम गांव। एनसीईआरटी की किताबों में इनाम गांव की विकास की कहानी, ये इनाम गांव भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। इनको एग्जामिनर पूछता है किसके रूप में, अर्लियर विलेज। ये हमारे क्या हैं, पहले गांव हैं। तो प्रारंभिक गांव ये है हमारे, यहाँ से हमें उनके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था भी हम पढ़ते हैं। लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ये चीज़ कहाँ से मिली, वो चीज़ कहाँ से मिली। तो ये वीडियो लंबी ना हो तो पहले हम क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगले लेक्चर के अंदर या अगली वीडियो में हम इनके साइट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।